Hello students, welcome to Vatsa Vidyarthi channel. My name is Parsh Mehta and I will be teaching you bio of class 10th. तो बेटा बायो पढ़ने के लिए मेन चीज होती है नोट्स. सब कहते हैं बायो थ्योरी है तो थ्योरी को करने के लिए सबसे पहले क्या होते हैं जरूरी नोट्स. तो बेटा आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे इन पीडीएफ फॉर्म. बहुत अच्छी तरह मैंने ज्यादा थ्योरी को पॉइंट्स में लिखा है या मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं. बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखे मैंने. बड़े बड़े पैराग्राफ्स देख के पहले तो मैं बायो से डर लगता है, ठीक. बहुत बच्चे कहते हैं बायो बहुत बेकार होती है, इसलिए मैंने उसे फ्लो चार्ट्स और पॉइंट्स में लिखा ताकि बायो आपको इंटरेस्टिंग लगे. डायग्राम्स विद पिक्चर्स दिस. और उसके बाद बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. फर्स्ट इसको मैं 4 वीडियोस में कंप्लीट करूंगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मैं आपको कंटेंट बता देता हूं पहले में क्या होगा. फर्स्ट में 8th का 8.1 फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक asexual reproduction. In third video we will have 2 videos of third lecture, that is 3.1 and 3.2. एक ही दिन अपलोड होंगे, half an hour and half an hour. एक में हम sexual reproduction in flowering plants and one sexual reproduction in human beings. We will do 2 topics in the third lecture. Then in fourth lecture is very much important for every student to attend. जिन लोगों ने ये 1 2 3 देखे हैं उनके लिए भी, जो मैंने नहीं देखे उनके लिए, क्योंकि मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं एंड एक्टिविटीज. बेटा 10th की जो एक्टिविटीज है 8.1 8.2 इसमें से भी इस बार क्वेश्चंस आएंगे, केस स्टडीज आएंगी. और मोस्ट ऑफ द चैनल्स जो 10th के लिए बच्चों के लिए है उनमें एक्टिविटीज इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं होती. मैं पूरी पीपीटी फॉर्म में डायग्राम सब कुछ आपको एक्टिविटीज भी समझाऊंगा और उसके एंड में आपको इन्हीं हैंड रिटन नोट से एक बार दोबारा इस चैप्टर की रिवीजन दूंगा. अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस चैप्टर को मैं मोस्टली 5 to 6 आवर्स में खत्म हो जाएगा. हाफ एन आवर 1 to 5 or 6 hours is the maximum for this whole chapter of every video. सो आपको भी कांटेक्ट करना मुझसे तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम 2 चीजें हैं प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके लिंक है. आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि बच्चे विद्यार्थी जो चैनल है इसका मेन मोटिव है हर बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए. तो अगर आपको कोई भी बायो में डाउट आता है यू कैन इंस्टाग्राम डीएम मी एंड टेलीग्राम में मैं पर्सनल हूं, अभी मैंने ग्रुप नहीं बनाया तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. कोई बुक का क्वेश्चन ना हो रहा जरूरी नहीं है सिर्फ बोर्ड के बच्चे, कोई आपका क्वेश्चन ना हो रहा हो केवीपीवाई एनटीएससी, मैं सभी ओलंपियाड्स दे भी चुका हूं और मेरे को सभी ओलंपियाड्स की मैं बीच में आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा. अभी मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बीच में बोलूंगा कि ये केवीपीवाई बच्चों के लिए एनटीएससी या ये बोर्ड्स सारी चीजें आपको एक लेक्चर में मैं दे दूंगा. कोई अलग से नहीं है कि ये वाले उनके लिए सब कुछ एक ही में होगा. तो अब और कुछ नहीं है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. लेट अस स्टार्ट. तो बेटा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर. बट एक चीज ध्यान रखो, हाउ डू से पहले हमें व्हाई डू पढ़ना जरूरी है कि भाई अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम पहले ये तो पढ़े कि क्यों कर रहे हैं. न्यूट्रिशन लेते हैं, क्यों लेते हैं? ताकि एनर्जी मिले. रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ताकि हमारा जो फूड की ब्रेकडाउन हो पाए. तो रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस क्योंकि एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है. वेस्टफुल हुआ क्योंकि अगर मान लो जो नहीं रिप्रोड्यूस कर रहे, जो बंदे नहीं रिप्रोड्यूस कर रहे, जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहे वो कौन सा मर गए. जो ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे वो कौन सा मर गए, वो भी तो जी रहे हैं, लिव देयर लाइफ पीसफुली. वो भी पीसफुली अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, डू ऑल द लाइफ प्रोसेसेस. लाइक मैं एग्जांपल दे सकता हूं म्यूल्स. मेल डॉगी प्लस फीमेल डॉगी का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं म्यूल्स. वर्कर भी, मेल मधुमक्खी जो होती है. और स्टेराइल मेमोस तो हमने आसपास अपने देखे हुए हैं. दोस हु कांट हैव अ बेबी, those who do not have gametogenesis, जिनके पास gametes नहीं बनते, तो वो कौन सा जीना छोड़ दिया. वो भी तो खा ही रहे हैं, वो भी अपने लाइफ प्रोसेस कर ही रहे हैं, सारे जॉब कर रहे हैं, पूरे अच्छी तरह इंस्पायर कर रहे हैं. तो फिर रिप्रोडक्शन इतनी जरूरी क्यों है? एक इतना एनर्जी कंज्यूमिंग, मैं आपको बता रहा हूं एनर्जी कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है. पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर कॉपुलेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस. इतना कुछ करने की क्या जरूरत है? अब हम पढ़ते हैं क्या जरूरत है. Help us to give birth to new individuals which look like us.
कुछ जैसे रिप्रोडक्शन करने के क्या मतलब है कि ताकि हम अपने जैसे और बना सकें, गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल व्हिच लुक लाइक अस, ताकि हम और अपने बच्चे जैसे अब जैसे हम मम्मी पापा के ऊपर चले हैं ह्यूमंस को, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन करके और बच्चे नहीं लाए। मीटरऑइड आया, जैसे जो भी हम थ्योरी मानते हैं, मीटरऑइड थ्योरी मानते हैं, मीटरऑइड आया, सारे डायनासोर्स मर गए, तो अब हमारे पास उनकी प्रजाति नहीं है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन अब हो नहीं सकती, इसीलिए। एंश्योर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, डायनासोर्स की एग्जांपल ले लो, अगर ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करेंगे तभी हमारी एग्जिस्टेंस है। अगर हमने रिप्रोडक्शन बंद कर दी तो एक दिन तो सबने मरना ही मरना है, तो सब मरते रहेंगे और एक दिन अर्थ पर ह्यूमंस होंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मान लो कोरोना वायरस आया, ठीक है बेटा, तो कोरोना वायरस से कितने ज्यादा लोग मर गए, अब उनकी रिप्लेसमेंट भी तो करनी है, नेचर प्रकृति ने उनकी रिप्लेसमेंट भी तो करनी है जो मर गए। कहां से होगी? रिप्रोडक्शन से ही तो होगी, रिप्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म, आएंगे रिप्लेसमेंट। तो ये हमारा वाई हो गया है। अब हम लोग चलते हैं हाउ पर। तो बेटा अब हम लोग शुरू करते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। बेटा हाउ डू ऑर्गेनिजम रिप्रोड्यूस में सबसे पहले टॉपिक है जो मैंने पहले कराया था, थोड़ा बेसिक सा था। अब हम लोग चलते हैं 8.1। आज का जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था कि हेल्प इंडिविजुअल to give rise to give birth to new ones which look like them, which look like us। तो क्या वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती है? अगर मैंने जैसे ये लाइन मारी तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी इसके? नहीं, इसमें कुछ वेरिएशन होती है। पहले हम वेरिएशन द कॉमन्स पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, बेटा ध्यान रखना है एनसीईआरटी में। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, लेक्चर देखते हुए आपके सामने क्या क्या होना चाहिए? एक कॉपी, रजिस्टर योर, और एक एनसीईआरटी, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, पेंसिल एंड अ रेड पेन। You have to have these 5 things with you while watching this lecture। Organisms are similar, बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी से ही मैंने ये करा है और कोई बुक नहीं यूज हुई है, किसी और के नोट्स नहीं है, बिल्कुल मेरे सामने एनसीईआरटी एक एक लाइन को मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म्स में लिखा हुआ है। जो मैंने आपको केवीपी में एनटीएस से बोला था वो ये रहा। अभी मैं आपको ये भी कहा, पहले ध्यान दो, ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर बिकॉज़ देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। बेटा ऑर्गेनिजम्स जो है वो सिमिलर लगते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन्स है। जैसे मेरी ये बाजू है, इसकी बाजू, आपकी भी एक बाजू, ठीक, दो लाते हैं, एक गर्दन, एक सिर। ह्यूमंस में ये बॉडी डिजाइन है, इसीलिए हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से सिमिलर है। बेटा ध्यान रखना, नॉट एग्जैक्ट कॉपी, इट इज सिमिलर। क्या बोला जा रहा है? सिमिलर है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। चलो आगे, बिकॉज ब्लूप्रिंट्स आर सिमिलर। बेटा ध्यान रखो, ब्लूप्रिंट क्या होता है? जब हमने बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे स्टार्टिंग का बनाएगा कैसे? जैसे अब आप ये समझ लो रफ डायग्राम किसी क्वेश्चन का, मैथ का, तो ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट में इसका क्या मतलब है? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है डीएनए, स्पर्म और एग, mother and father have their own DNA which contain 44 chromosomes, okay, 46 chromosomes, 23 pairs of chromosome, and total it is 46 chromosomes। तो उनके ब्लूप्रिंट सिमिलर है, DNA is similar, इसीलिए thus at most basic level involve making of blueprint। बेटा ध्यान से सोचो, अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे बेसिक लेवल क्या होगा? बेस क्या होगा? कि भाई पहले ब्लूप्रिंट, अब मैंने 2 मंजिल बिल्डिंग बनानी है या 3 मंजिल बनानी है तो पहले ब्लूप्रिंट तो बनाऊं मैं, यही चीज। तो अब बॉडी का ब्लूप्रिंट क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए। ब्लूप्रिंट क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेकर जाता है कि भाई ऐसे ऐसे अपने काम करना है, डीएनए भी यही करता है। अब पहले समझ लो डीएनए होता कहां पर है? बेटा डीएनए होता है क्रोमोसोम के ऊपर, जीन, क्रोमोसोम के ऊपर होता है जीन, जीन के अंदर होता है डीएनए। ठीक बेटा, समझ आ गई? कैरी इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। बेटा डीएनए क्या करता है? इंफॉर्मेशन लेकर जाता है कि कौन से प्रोटीन्स बनेंगे। लाइक आई कलर इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। फादर से, मदर से वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि बच्चे का आई कलर कौन सा होना चाहिए, विच इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में मैं प्रोसेस करूंगा तब बताऊंगा।
डोमिनेंट और रिसेसिव जो होगा उसका डोमिनेंट काम करेगा और बच्चे का आई कलर वो हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया कि रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर कौन लेकर आया? डीएनए। कहाँ है? क्रोमोसोम में। कैरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा अब मैं हूँ, ठीक है, आप हो, आप अपने मदर फादर से अलाइक, सेम थोड़े थोड़े सिमिलर हो। कौन लेकर आया ये इंफॉर्मेशन कि भाई आपकी नाक मम्मी पे जाएगी, आंख पापा पे जाएगी, बाल मम्मी पे जाएंगे? ये कौन लेकर आया इंफॉर्मेशन? बेटा डीएनए। डीएनए रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, ब्लूप्रिंट है। तो इसीलिए सबसे बेसिक लेवल पर किसकी फॉर्मेशन होती है? डीएनए की। किसकी होती है? डीएनए की। चलो अब मैं आपको डीएनए के बारे में मैं इतना कुछ बता दूं कि वो करता क्या है, कैसा होता है, पर वो दिखता कैसे? एक इंसान है जिसके बारे में आपको सब पता है कि वो बहुत अच्छे काम करता है, वो दान पुण्य करता है, वो एक जगह से दूसरी जगह काम करता है, पर वो दिखता कैसे? वो बेटा ऐसा दिखता है। ये होता है डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकली कॉइल्ड भी होता है। हेलिकली कॉइल्ड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये नोट्स बहुत ज्यादा वेटेड क्योंकि इसमें एनसीईआरटी भी मिक्स है, इसमें आपकी एक्स्ट्रा चीजें भी मिक्स है, तो इससे बाहर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी अपने साथ खोलिए और जो नोट कॉपी उसमें ऐसी ऐसी चीजों को रेड पेन से लिखिए। मैंने क्यों कहा था? ब्लैक पेन से चैप्टर का नाम होता है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दो और उसके बाद ये वाली चीजें जो होती हैं ये आप रेड पेन से लिखो ताकि आपको याद रहे। और अब देखो ये ऐसे डबल हेलिकल कॉइल, जैसे आपके पास कोई सीडी है उसको ऐसे घुमा दो, लेडर सीडी उसको ऐसे घुमा दो, तो इसका स्ट्रक्चर बताता है। ये जो बीच बीच में मैंने लाइंस आई हैं ये क्या होता है? ठीक है बेटा, ये होते हैं शुगर्स। अभी आपको इतना आगे जाने की बस ये देख लो कि ये लाइंस को, ये मेरा मैग्नीफाई करने का तरीका है, मैं इसको ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास सा बनाकर ऐसे लिखता हूँ। G is triple bond C and T is joined to A by double bond. G की फुल फॉर्म गुआनिन, C की साइटोसिन, T की थायमिन, A की एडेनाइन। मैं आपको बता रहा हूँ जो बच्चे बोर्ड के हैं उन्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। KVPY एंड एंटीएसिड उनमें ये पूछा जाता है कि पिरामिडीन्स, प्यूरीन्स ये सब कुछ क्या होता है। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा हिंट सा दिया है कि G जो है C से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, T जो है A से डबल बॉन्ड से जुड़ा है। ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकली कॉइल्ड होता है। आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लो, नहीं तो मैंने नोट्स में बिल्कुल सेम टू सेम मैंने इसी तरह से आपको बनाया हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ नोट्स कैसे हैं। ये देखो बेटा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम है। तो आप एक बार अपने नोट्स भी बना लो ताकि आप इससे टैली भी कर सकते हो। तो बेटा अभी हमने इस टॉपिक का क्वेश्चन क्या था, डू और गैदर क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। ठीक बेटा, अब इसी चीज का आंसर ढूंढने की तरफ हम चलते हैं। देखो डीएनए जो है इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन है ना, आप लोगों को पता चल चुका है कि डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है इसका प्रोटीन्स बनाने का। ठीक बच्चा, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई जैसे ये देखो मैं आपको बताता हूँ चेंज कैसे होगा, बाहर से आके थोड़ा चेंज करेगा, अंदर से क्या होता है बेटा, ये देखो क्रोमोसोम्स डबल हो चुके होते हैं। माइटोसिस मियोसिस अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ये देखो क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं। ठीक, होता क्या है इनमें ये जुड़ जाते हैं, यहाँ से ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये देखो ऐसे ये जुड़ जाते हैं, इसको कहते हैं कियास्मा। डरो मत ऐसे वर्ड से, ये साइंटिफिक टर्म्स है जो आपको बड़ी बड़ी डेफिनेशन से बचाने के लिए छोटा सा एक मैंने बात बता दी कियास्मा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कियास्मा बन गया, जुड़ गए। कियास्मा मतलब जुड़ना, आई के स्ट्रक्चर में भी वो छोटा आप यहाँ पे। अब ये सेपरेट भी होंगे, ठीक है, ये सेपरेट हो गए तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये चेंज आ गए। ये देखो पहले ऐसे थे, अब ये हो गया चेंज, हो गई चेंज, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, इंफॉर्मेशन चेंज हो गई। अब क्या होगा, अब डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। क्या बनेंगे?
डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे जिससे ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ हाइट का, कॉमन एग्जांपल। अब मान लो मम्मी की हाइट छोटी है, पापा की हाइट बड़ी है, ठीक, क्रोमोसोम दोनों के मिक्स हुए, इंटरमिक्स हुए। अब बच्चा जो है वो ये तो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है, मान लो क्रोमोसोम पापा के जो है वो डोमिनेट कर गए, ज्यादा चेंज आ गया टॉल वाली साइड को, ये हो गया। आई कलर का एग्जांपल ले लो, ब्लू ब्लैक, मतलब जो हमारे में अपने मम्मी पापा से डिफरेंसेस आए हैं, हम रिप्रोड्यूस करा उन्होंने, जो डिफरेंसेस बेटा आए हैं वो क्यों आए हैं, इस मिक्सिंग के कारण आए हैं। डीएनए की इंफॉर्मेशन बेटा चेंज हो जाती है, डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, जब डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाएगी मशीन के पास, मशीन में हम डिफरेंट कागज डाल देंगे और क्या होता है, ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन होते हैं। ये कागज वाले एग्जांपल में आपको एक बड़ी अच्छी तरह दिखा देता हूं। होता क्या है, मान लो आपके कागज दो हैं, ठीक बेटा, दो कागज है, ध्यान से समझना, बहुत आसानी से इस चीज को मैं समझा रहा हूं। एक आपके पापा ने आपको कागज दे दिया, एक मदर ने दे दिया, मम्मा ने दे दिया। हुआ क्या, अब हुआ क्या, इनमें मिक्सिंग हो गई। क्या होगी, मान लो दो तीन कागज दे दिए, इधर तीन दे दिए, इधर चार दे दिए, बहुत सारे तीन चार कागज दे दिए, मान लो कागज नीचे गिर गए, ठीक, मिक्सिंग हो गई कागज की। अब कुछ कागज नीले वाले होंगे, ब्लू कलर के कर देते हैं, तो वो कुछ कागज बीच में ब्लू वाले होंगे, तो इससे क्या होगा, ऑल्टरेशन हो गई, चेंज आ गया। तो अगर मान लो अब आप इस वाले को फोटोस्टेट मशीन में डालते हो, क्या इसमें डालते हो, फोटोस्टेट मशीन में डालते हो, तो जो फोटोस्टेट आएगी उसमें बॉडी डिजाइन या फिर उसका डिजाइन जो हो ऑल्टर्ड होगा। बहुत आसान एग्जांपल्स मैंने समझा दिए, नहीं समझ आया दोबारा देख लो। मेकिंग प्रोटीन्स, डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स है मेकिंग प्रोटीन्स का बेटा। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, नॉर्मल अगर डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाएगी बॉडी के पास, और डिफरेंट इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्या करेगा, ऑल्टर कर देगा बॉडी में। ये ऑल्टर किससे हो रहे हैं, ये ऑल्टर हो रहे हैं अपने मदर फादर से, ऑल्टर्ड बच्चा होता है, मतलब ऑल्टर्ड मतलब चेंज होता है। आगे चलते हैं, अब बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर डीएनए ही इतना इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो डीएनए बनाना चाहिए ना। बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेकिंग ऑफ डीएनए, बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज मेकिंग ऑफ डीएनए। आप इस चीज को पूरा नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपको डीएनए कॉपी पढ़ाता हूं। तो बेटा अब हम लोग करते हैं डीएनए कॉपी को स्टार्ट। बेटा सेल यूजेस केमिकल रिएक्शंस टू फॉर्म डीएनए। डीएनए बनाने के लिए क्या क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस को हम और नाम से लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनका नाम होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस, क्योंकि बायो में यूज हो रही है डीएनए फॉर्मेशन में, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब मैं आपको सेल में बताता हूं कैसे होती है। बेटा ये देखो, ये क्या है, सेल, इसमें क्या है, डीएनए। अब ये देखो सेल डिवाइड हो गया, पहले तो डीएनए कॉपी हो रहा, डीएनए है फोटोस्टेट मशीन में रखा, दो कॉपीज निकाली, आगे दोनों कॉपीज। अब बेटा ये ध्यान रखना इन दोनों में कोई ना कोई वेरिएशन होगी, वेरिएशन होगी। डीएनए कॉपीड हो गया बेटा, सेल डिवाइड हो रहा है, देखिए एक सेल है डिवाइड होकर, इसमें से एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल डीएनए प्लस। अब बेटा आप खुद सोचो, मान लो घर में एक बच्चा है, उसे हम ऐसे थोड़ी ना बाहर भेज सकते हैं। मान लो बच्चे ने +2 कर लिया, उसे कॉलेज भेजना है, घर से दूर भेजना है, ऐसे थोड़ी ना जा बेटा चले जा, साथ में पैसे कपड़े चाहे कोई और उसके साथ जाएगा। बेटा ये सेलुलर टेस्ट भी यही होता है, डीएनए को हम ऐसे नहीं भेज सकते जहाँ भाई अपना प्रोटीन बना ले बैठ के, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन तेरे पास है जब बना ले, ऐसा नहीं होता। सेलुलर अपडेट्स हम भेजेंगे, पूरी मशीन्स भेजेंगे डीएनए के साथ कि डीएनए तेरे पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन बनाने की, तो हमें दे, हम प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब कैसे बनता है, डीएनए और सेलुलर अपडेट्स और मशीन्स काम कर करके नई नई ऑर्गेनेल्स बनाती रहती है और इस सेल में इकट्ठी होती रहती है। या ये वाली जो सेल है इसकी ऑर्गेनेल्स डबल हो जाती है और वो अपने ऑफस्प्रिंग में चले जाती है, जो न्यू सेल बनता है। तो ये हमारे डीएनए कॉपी की कहानी हो गई। अब बेटा ये देखो, ये जो सेलुलर अपरेटस है ना, इस सेलुलर अपरेटस के कारण भी वेरिएशन आ जाती है।
जो कि हम इससे नेक्स्ट बोर्ड पे जो मैं लिखूंगा वेरिएशंस के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो अब हम लोग चलते हैं इस सेल ने जब डिवाइड करा ये बना दिया। अब मुझे आप खुद जवाब दो, क्या ये जो सेल न्यू बनेंगे, दो जो सेल बनेंगे ये सिमिलर होंगे या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होंगे। जिनको इसका जवाब पता है ठीक है, जिनको नहीं पता अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। तो बेटा अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था सेल डिवाइड करता है तो जो दो कॉपीज बनी, देखो बेटा सेल ने डिवाइड करा, दो कॉपीज बनी, क्या वो दोनों आइडेंटिकल होंगी? बिल्कुल आइडेंटिकल या सिमिलर होंगी? भी थोड़ा बता सिमिलर। वैसे तो मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट हमारा टॉपिक का नाम ही यही है तो हमें बार बार दिमाग में फिट करना है इसका आंसर। तो ये बहुत अच्छी तरह एनसीईआरटी में अभी एक्सप्लेन कर, मैं बिल्कुल फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जिसको इसका आंसर पता बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता अभी भी समझ नहीं आ रहा वो ये देखो अब समझ आ जाएगा। सेल डिवाइड सिमिलर या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, इसका आंसर अभी हम बताते हैं। पहली बात इसका आंसर डिपेंड किस चीज पे करेगा कि हाउ एक्यूरेटली डीएनए कॉपिंग हैपेंस। डीएनए कॉपिंग जो हुई फोटोस्टेट की मशीन में, जब डीएनए रखा तो दो कॉपीज बनी, जो प्रोसेस हुआ फोटोकॉपिंग मशीन में वो कितना एक्यूरेट था, ठीक है बेटा। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, ये एनसीईआरटी की टाइम है तो ये बिल्कुल सच है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, हम किसी भी फोटोस्टेट मशीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते कि 100% ये बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए ही देगा, नहीं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी नहीं है जो आप अगर डीएनए एक डालोगे बिल्कुल सेम टू सेम डीएनए आपको दे देगा, ऐसा नहीं होगा, उसमें वेरिएशन आएंगी। मैंने आपको बताया था वेरिएशन, चेंज इन इंफॉर्मेशन, चेंज इन इंफॉर्मेशन याद करो, पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया। चेंज इन इंफॉर्मेशन बेटा, चेंज इन इंफॉर्मेशन देन चेंज इन प्रोटीन्स, डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे, डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे तो क्या लिखा था यहाँ पर ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन, मतलब कि ये जो सेल्स होंगे ऑल्टर्ड होंगे, चेंज्ड होंगे पर दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर होंगे। तो ये क्या होगा, एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपीज विल बी similar not absolutely reliable। अब भाई मेरी बात समझ, ठीक है बेटा। अब ये हो गया, अच्छी तरह से आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा। अब ये अभी भी हमने वेरिएशन पढ़ा तो कुछ बच्चों को वेरिएशन में प्रॉब्लम आ रही होगी कि वेरिएशन क्या होता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेरिएशन। तो लेट्स स्टडी नाउ वेरिएशन। इस चीज को आप ध्यान से नोट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट आपको बना के दिए हैं। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन के बारे में। बेटा वेरिएशन एनसीईआरटी में 2 टाइप्स से डिवाइडेड है, ड्रास्टिक वेरिएशन और नॉट सच ड्रास्टिक वेरिएशन। बेटा ड्रास्टिक नाम से समझ आ रहा है बहुत ज्यादा जो एकदम चेंज ले आएगी कि डीएनए कॉपीज डू नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus दैट इज इनहेरिटेड। मैंने आपको बताया था कि जो सेलुलर apparatus हम लोग इनहेरिट करते हैं, जो सेल में मैंने आपको दिखाया था बनाकर, मैंने बोला था उस समय भी कि उससे भी वेरिएशन आ सकती है। देखो डीएनए कॉपीज डू नॉट वर्क विद द सेलुलर apparatus दैट इज इनहेरिटेड। जो सेलुलर apparatus इनहेरिट करा उसके साथ काम ही नहीं कर रही। हम घर पर एक मशीन लेकर आए, हमारा स्विच बोर्ड उससे काम ही नहीं कर रहा। तो न्यू सेल विल सिंपली डाई, जो न्यू सेल बनेगा जिसके अंदर वो सेलुलर apparatus और डीएनए होगा, मशीन अब चल ही नहीं रही, इंफॉर्मेशन क्या करेगी? इंफॉर्मेशन आपके पास है पर मशीन ही नहीं चल रही, मशीन ज्यादा टाइम नहीं चलेगी तो क्या होगा, न्यू सेल विल डाई, ऑर्गेनाइज नहीं बनेगी, उससे न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन कैसे होगा, वो मर जाएगा। तो इस ड्रास्टिक की बात है, नॉट सच ड्रास्टिक। बेटा वेरिएशन ना कुछ होती है अच्छी और कुछ होती है बुरी, हर चीज की दो चीजें होती है, बुरी और अच्छी। वेरिएशन में भी ऐसी है, चेंज या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये तो बुरा वाले में है, ये नॉट सच ड्रास्टिक वेरिएशन, सर्वाइविंग सेल विल बी सिमिलर, जो सेल सर्वाइव करेगा वो सिमिलर होगा। इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन होने की रिप्रोडक्शन के अंदर, बेटा ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सेल के अंदर से ही टेंडेंसी है ना क्रोमोसोम्स की, खुद ही वो
वेरिएशन वैसे या बाहर से हमको आदमी भेजा था, खुद ही हो गए थे। तो इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन डीएनए में जो क्रोमोसोम्स में हमने वेरिएशन मैंने आपको करके दिखाया था, वो डायग्राम बनाया था, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के दौरान मदर फादर जो वेरिएशन हुई इज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, इज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब एवोल्यूशन हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। एवोल्यूशन का मतलब होता है बढ़ना, आगे आगे बढ़ना। जैसे बहुत अच्छी एग्जांपल बताता हूँ, होता क्या है, पहले हमारी जो उंगलियां थी वो बिल्कुल ऐसे थी, बिल्कुल कोई गैप्स नहीं, ऐसे नहीं थी, ऐसे थी। तो हम मान लो चौक पकड़ने तो हम कैसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे, ठीक। ह्यूमन से सोचे ना इससे बहुत मुश्किल होती है, अच्छी तरह पकड़ना नहीं आता, तो क्या हुआ, एवोल्यूशन हुई, बोले ऐसे हाथ में, ये होती है एवोल्यूशन, ये होती है वेरिएशन जो हमारे काम की थी, जो हमारे काम की थी। अब ये देखो, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एनटीएस केवीपी में बोर्ड्स में भी थोड़ा पता, मतलब बोर्ड्स में तो नहीं पर एनटीएस और केवीपी में ये बहुत पूछा जाएगा। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर का चेंज आ जाता है और वेरिएशन होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सिंड्रोम को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज इस वीडियो में 300 और 400 लाइक्स करवा दो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, नोट्स बनाने में। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वापस आते हैं यहाँ पर, इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। इस लाइन का भी आपको मतलब समझ आ गया। तो ये थी हमारी वेरिएशन। अब वेरिएशन मैंने बोला कुछ तो यूजफुल है, कुछ नॉन यूजफुल है। इस पेज में थोड़ा बहुत नॉन यूजफुल वाली बतानी है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेल डाई हो जाता है, और ये इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की, रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ये मैंने आपको वेरिएशन में नॉन यूजफुल वाली। अब हम चलते हैं यूजफुल, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जो कि बहुत अच्छी तरह मैंने फ्लो चार्ट्स में बनाई है। मतलब ये तो सब फ्लो चार्ट चल रहा है, वो वाला टॉपिक बहुत अच्छी तरह फ्लो चार्ट्स में बिल्कुल एक स्टोरी की तरह मैंने उसे घुमाया, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन 8.1.1 टॉपिक। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। मैंने पूरा स्टोरी एक ही ब्लैक बोर्ड पे लिख दी ताकि मुझे बार-बार आप स्टोरी में फर्क ना आए। अब हम स्टोरी की तरह से समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो मैं 10th में आपको ये टॉपिक बहुत ही घटिया सा लगता है, क्योंकि इसमें एनसेट में बिल्कुल एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऐसे मजा नहीं आता उसको पढ़ के। अब देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी इंपॉर्टेंट होती है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन पे। बेटा हर चीज के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे पढ़ना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है, कि रोज पढ़ना है। आज लेक्चर देखा ये वाला, तो कल इसका अगला लेक्चर आएगा तो मैं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन। तो ये क्या होता है, allow organism to use that particular niche। बेटा ध्यान रखना, वेरिएशन हो रही है, कंसिस्टेंसी कॉपीज में आ रही है, डीएनए कॉपी में मेंटेनेंस हो रही है बॉडी साइंस की, पर सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में वो वेरिएशन आना अभी बाकी है। तो अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइश। बेटा नाइश क्या होता है, वे इन विच ऑर्गेनिज्म फिट्स इन इकोसिस्टम। बेटा मैंने आपको ये एग्जांपल बताई थी। अब इकोसिस्टम में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, कोई काम नहीं हो पा रहा था कुछ, तो इकोसिस्टम में काम नहीं हो पा रहा था, तो वेरिएशन में हमारे हाथ खुल गए। तो ये था नाइश, वे एक ऐसा तरीका जिससे मैं एक इकोसिस्टम में फिट हो सकता हूँ। मान लो किसी ने ह्यूमंस के इकोसिस्टम में आना है, तो उसे क्या चाहिए, 2 बाजू चाहिए, 2 लातें, हमारी एलिमेंट्री के नाल, एक माउथ, फेस, नेक, ये सब कुछ चाहिए। तो ये एक वे हुआ। इसको अगर नहीं समझा 2 मिनट रुको, इससे बैक्टीरिया के एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब आ जाओ, पर अगर ये नाइश है, ठीक है बेटा, नाइश तो चेंज भी हो सकती है, डायनासोर्स के साथ नहीं हुआ था। अब इसका रीजन क्या होगा, आप कह रहे हो कि नाइस चेंज तो हो रही है, बट मैं रीजन तो बताओ। तो रीजन है बियॉन्ड, कुछ नहीं पता, कैसे भी हो सकती है। टेंपरेचर चेंज हो गया, टेंपरेचर अप डाउन हो गया। अब जैसे धरती पे मान लो इतना ज्यादा टेंपरेचर हो गया कि ह्यूमन सह नहीं सकते, मर जाएंगे सारे ह्यूमंस, क्योंकि उनकी नाइस चेंज होगी। वो टेंपरेचर मॉडरेट पे रहने के लिए उन्होंने अपने आप को वेरिएशन लाई थी, पर एकदम से टेंपरेचर बढ़ गया, नहीं कर सकते। वाटर लेवल्स हाई हो गए ह्यूमंस में, मान लो अर्थ पे वाटर लेवल हाई हो गए, ह्यूमंस मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। हमने वेरिएशन करी थी इतने वाटर लेवल पर, ज्यादा हो गया, क्या कर सकते हैं। मीटरॉइड हिट डायनासोर के साथ हुआ था, मीटरॉइड हिट हुआ सारे डायनासोर में। कोई रीजन नहीं है कि भाई इस कारण नाइस की चेंज हुई, नहीं, कोई रीजन नहीं है।
पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज सूटेड फॉर पर्टिकुलर नाइश, वही मैंने बताया कि टेम्परेचर मॉडरेट टेम्परेचर के लिए है तो सूटेड है हम उससे पे। पर मान लो नाइश ऑल्टर होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, ये बहुत कम हो गया तो पॉपुलेशन इज वाइप्ड, पॉपुलेशन खत्म। पर अगर वही पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज वेरिएशन में है तो जैसे बैक्टीरिया में क्या होता है, एक लेयर आ जाती है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, सिस्ट बन जाती है। तो वही अगर मान लो ह्यूमंस में कोई ऐसी लेयर आ गई जिससे हम हीट रेजिस्टेंट हो जाए तो हमारे पास चांसेस ऑफ सर्वाइव बढ़ जाता है, हमारे चांस टू सर्वाइव बढ़ जाता है। अब अगर मान लो आपको ये थोड़ा सा भी नहीं समझ आया, अभी अगला बोर्ड पे मैं बैक्टीरिया की एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, इसको आप एक बार नोट कर लो। मैं एक बार आपको बता देता हूं, तुम्हारा कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपी है, मेंटेन करेंगे हमारे बॉडी डिजाइन को, जैसे बॉडी डिजाइन से मेंटेन होते जाएंगे और अच्छे होते जाएंगे तो हम एक नाइश को यूज कर पाएंगे, ह्यूमन बीइंग की नाइश को, ह्यूमन बीइंग की फैसिलिटीज या नाइश को यूज कर पाएंगे। नाइश का मतलब वे इन व्हिच ऑर्गेनिज्म फिट्स इन आवर इकोसिस्टम। हमें नाइश में चेंज भी हो सकती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, टेंपरेचर, वाटर लेवल, पीएच और बहुत सारे। अब मान लो एक पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज है जो सूटेड है पर्टिकुलर नाइश के लिए, पर नाइश ऑल्टर होगी, टेंपरेचर बढ़ गया तो क्या होगा, पॉपुलेशन मर जाएगी सारी की सारी। पर अगर उसी पॉपुलेशन ने थोड़ी सी वेरिएशन कर ली तो चांस टू सर्वाइव बढ़ जाएगा। अब यहाँ वेरिएशन यूजफुल है, यहाँ वेरिएशन यूजफुल है, पहले वेरिएशन थोड़ी सी नॉट यूजफुल थी। एक बार नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं वैसे। तो आ जाओ बेटा, अब हम पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ, बहुत अच्छी एग्जांपल है। एक वाटर है, टेम्परेट वाटर है, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, कौन बैक्टीरिया हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ गया, एक रीजन जिसमें लिखा है टेम्परेचर वाला, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया, हॉट वाटर हो गया। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, कुछ बैक्टीरिया हैं वो कहते हैं हम चेंज नहीं हो पाएंगे, हम में वेरिएशन नहीं लेकर आ पाए, तो वो क्या होंगे, हमारे वेरिएशन नहीं करी, हॉट वाटर हो ही जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, नहीं करी वेरिएशन बढ़ गया। इसने क्या करा, इसने वेरिएशन कर ली, इसने क्या कर ली, वेरिएशन कर ली, इसने जब वेरिएशन कर ली तो बेटा ये वेरिएशन होगी। अब इसका चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, चांस ऑफ सर्वाइवल क्या हो गया, बढ़ गया चांस ऑफ सर्वाइवल इसका। अब आपको समझ आई कि नाइश इसकी चेंज हो गई, इसको वेरिएशन करना पड़ा, अगर वेरिएशन ना करता तो ये मर गया। अब इस वेरिएशन से ये और बढ़ता जाएगा, ये सर्वाइव करेगा है ना, एंड ग्रो फर्दर, इसके जो बच्चे होंगे, जो आगे इसकी सेल डिवाइड करता जाएगा, जो अगले होंगे उनके पास ये लेयर होगी पहले से, तो वो रेजिस्टेंट होंगे हॉट वाटर के लिए। अब समझ आ गई ये कांसेप्ट अच्छी तरह से, इसे आप एक बार नोट कर लो। तो बेटा अब खत्म हो गया ये टॉपिक हमारा, ये देखो यहाँ तक खत्म हो चुका है, ये वाला यहाँ तक खत्म है 128 पेज नंबर तक। तो अब आपके पास 2 ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, वो आपने खुद ट्राई करने हैं, ट्राई